हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन इकोनॉमी पे। लास्ट लेक्चर में हमने फिस्कल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, टैक्सेस के ऊपर भी, बेसिक क्रीचर के रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम से स्टार्ट करेंगे, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में द बेसिक्स एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। पहली बात ये कि इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस की वैल्यू एडेड टैक्स है? इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू चेन में जो प्रोड्यूसर होगा वो जितना का वैल्यू ऐड कर रहा है उतने पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो इनपुट्स लेता है 100 रुपए के और प्रोडक्ट को बेचता है 150 रुपए में। तो उसको लेट से 10% के हिसाब से ये जो उसका प्रॉफिट है यहाँ पे 50 रुपए, उस पे टैक्स लगेगा और उसको 5 रुपए टैक्स लगा। ठीक है। अब लेट से बी ने खरीदा 150 रुपए का और उसने बेचा 250 रुपए का। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो बी का प्रॉफिट है दैट इज 100 रुपीज, और बी को यहाँ पे 100 रुपीज पे 10% टैक्स लगेगा, ₹10। ठीक है। सो ये हमारा मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब है। अगर बी भी सी को बेचेगा 500 रुपए का तो वो 250 रुपए पे टैक्स लगेगा उस पर। अब दूसरा चीज ये है कि ये टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म पे चलता है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज ए ने 5 रुपए टैक्स दे दिया है और बी ने अगेन 10 रुपए टैक्स दिया है, तो जो बी को ये 5 रुपए वापस हो जाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बी का इनपुट है उसमें ऑलरेडी वो टैक्स इंक्लूडेड है। सो अगर बी को फिर ये 5 रुपए एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे तो वो डबल टैक्स हो जाएंगे। दैट वुड बी नोन एज कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। ये जो ओल्ड रिजीम था उसके अंदर कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस एक बड़ा इशू था, और इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ठीक है। सो और जो फाइनल चीज है कि ये जो टोटल टैक्सेस है दैट वुड बी पास्ड ऑन टू कंज्यूमर। हम जब भी कहीं जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेट्स से आप कपड़े खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, तो जो फाइनल टैक्स है वो आपके ऊपर ही आता है, आप ही जीएसटी पे करते हैं। वो दुकानदार या फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट जीएसटी पे नहीं करता। ओके। सो ये हमारा मतलब है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का। सो स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, टैक्स नीड्स टू बी पेड एट ईच पॉइंट इन द वैल्यू चेन। क्वेश्चन ये हम 348 कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीएसटी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज टैक्सेस नीड टू बी पेड एट ईच पॉइंट इन द वैल्यू चेन, ये हमने देख लिया। इट विल हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, ये भी हमने देख लिया, ये भी सही है। टोटल टैक्सेस विल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो आंसर हियर वुड बी डी। ओके। जीएसटी का एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, प्लीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ओके। अब जीएसटी जो है ना, वो 3 तरह में डिवाइड हो रहा है। जीएसटी जो सेंटर के कलेक्ट करती है, जीएसटी स्टेट का, और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। सो जीएसटी का प्रोडक्ट अगर लेट्स से स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है और स्टेट में ही बिक रहा है तो वो जीएसटी जो कलेक्ट होगा दैट वुड बी स्टेट जीएसटी। अगर वो अक्रॉस स्टेट्स ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो आईजीएसटी होगा। सपोज जम्मू कश्मीर से पंजाब में प्रोडक्ट जा रहा है और वहां पे जाके उस पर जीएसटी लग रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर जीएसटी होगा दैट वुड बी इंटीग्रेटेड जीएसटी, और ये कलेक्ट करेगा सेंटर। ओके। और ये इक्वली डिवाइड होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। अब क्वेश्चन अगर हम देखें, consider the following statements regarding integrated GST. It is levied by the center on interstate supply of goods. This is correct. IGST rate is equal to central GST plus state UT GST. This is also correct. Tax revenue is shared equally among the center and the consuming states. This is also correct. ठीक है। ये 3 फैक्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ये 3 फैक्ट्स को पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, दिस इज रिगार्डिंग जीएसटी कंपनसेशन सेस। सो सी, जब जीएसटी नहीं लगा था उसके बाद स्टेट्स का अपना एक रेवेन्यू सोर्स था। ठीक है। बहुत सारे टैक्सेस ये लोग इंप्लीमेंट करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, कॉर्पोरेट बाकी तरह के टैक्सेस होते थे, जिसके कारण स्टेट का रेवेन्यू अच्छा खासा था। अब जीएसटी आने के बाद में, सिंस टैक्स जो है दैट वुड बी डिवाइडेड, और काफी सारी जो स्टेट के टैक्सेस हैं दे वुड गो टू सेंटर। स्टेट्स के अंदर एक एप्रीहेंशन थी कि उनका जो टैक्स रेवेन्यू है
वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो इसको दूर करने के लिए, स्टेट का कॉन्फिडेंस गैदर करने के लिए सेंटर ने एक प्रपोजल रखा कि हम एक सेस लगाएंगे, जीएसटी कंपनसेशन सेस, जिसका पैसा जो उस सेस में डेवलप होगा दैट वुड बी यूज टू पे रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स। जो सेंटर का टैक्स रेवेन्यू है उसके शॉर्टफॉल्स को पे करने के लिए होगा। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट जो है, इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, दिस इज करेक्ट। जीएसटी कंपनसेशन फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज इनकरेक्ट। ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में बनाया गया है। होता यह है कि जब जीएसटी कंपनसेशन सेस से जो फंड्स आते हैं, फॉर शॉर्ट टाइम दे आर केप्ट इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके बाद एक अलग से जीएसटी कंपनसेशन फंड है जहां पे वो ट्रांसफर किए जाते हैं और वहां से वो स्टेट को ट्रांसफर किए जाते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। For this, GST compensation cess has been extended till March 2026 to compensate states for any shortfall in tax growth below 14%. See, एक और मैकेनिज्म यहाँ पे था कि सेंटर ने बोला कि ठीक है जी, हम आपको सेस के थ्रू पैसे दे देंगे, बट सेस का पैसा हमेशा पूरा नहीं होता। सेस पे लगा के जितना रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो पूरा नहीं होगा। तो सेंटर ने कहा कि हम, सेंटर बोरो करेगा और इस बोरोइंग से जो पैसा आएगा दैट वुड बी पेड टू स्टेट्स। बट स्टेट्स को ये जो बोरो किया वो सेंटर का पैसा है, ये वापस करना पड़ेगा सेंटर को। ठीक है, और इस पे स्टेट्स ने कहा कि भाई ये जो पूरा प्रोसीजर है, दिस इज ये जीएसटी कंपनसेशन सेस का जो पूरा फिनोमिना है, ये 2026-27 तक चलना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर ने कहा कि देखिए हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक आप ये प्रिंसिपल या फिर ये जो लोन का अमाउंट है ये वापस नहीं करते। ठीक है, उस पीरियड के लिए। तो अभी वो मार्च 2026 तक के लिए है, बट ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल के लिए नहीं है। ये जो सेंटर ने लोन लिया है एक तरह का, उसको वापस करने का टाइम पीरियड है और उस पीरियड के लिए सेस लगता रहेगा। ठीक है, सो 2026 के बाद अगर सेंटर्स अपना लोन रीपे कर देती है, स्टेट्स अपना लोन रीपे कर देती हैं, तो ये जो कंपनसेशन सेस है ये कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। ओके, सो आंसर इज ए, दिस इज इनकरेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has got the maximum GST compensation from center in 5 years from 1st July to 30th July? So, इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, let's see next question. Consider the following statements regarding GST. It has led to harmonization of taxes. Harmonization का मतलब है कि अब जब सब टैक्सेस जो हैं वो एक ही रेट पे चल रहे हैं। पहले जिन जिन के लिए अलग रेट था, अब उनका टैक्स रेट सेम हो गया है। ठीक है, सो ये इसके कारण एक हार्मोनाइजिंग होगी टैक्सेस की। सो दिस इज करेक्ट। देयर इज नो जीएसटी लेविड ऑन इन द एंटायर सप्लाई चेन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। हाँ, देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है ना, जीरो रेटेड है, यानी उन पे जितने टैक्सेस लगेंगे वो वापस हो जाएंगे। इसका एम क्या है? सो दैट टैक्सेस को प्रमोट किया जा सके। ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है ताकि वो टैक्सेस को प्रमोट कर सके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आंसर इज सी। फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं, बट फैक्ट्स मोस्टली हैं ये क्वेश्चन, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीज नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी टू फाइनेंस एनडीआरएफ, दिस इज करेक्ट। एनडीआरएफ बेसिकली नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है और इसकी फंडिंग के लिए एक ड्यूटी लगाती है सेंटर ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स, जिसके प्रोसीड्स जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं और उसके बाद ये फाइनली ये ट्रांसफर होते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, जहां पे एक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बनाया गया है। ठीक है, सो बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन वुड बी सी, बोथ 1 and 2। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, पहला, दे आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लायर्स सप्लाईज फॉर जीएसटी। जी हाँ, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है तो उसको हम आईजीएसटी की तरह लेते हैं और उसमें वही ड्यूटी लगेगी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी बोथ आर एप्लीकेबल, दिस इज करेक्ट। आईजीएसटी और कस्टम ड्यूटी भी लगती है। कस्टम्स का ड्यूटी का मतलब यही है कि जब बाहर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कस्टम ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की होगी बेस्ड ऑन कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, सेकेंडली किस कंट्री से आ रहा है, वहां पे हम उनके साथ हमारा पॉलिसी क्या है। ठीक है, थर्ड, दे आर जीरो रेटेड, दिस इज इनकरेक्ट। जीरो रेटेड, हम इम्पोर्ट की हम प्रमोशन नहीं चाहते हैं। हमारा तो भी मकसद ही है कि वी वांट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं।
सो हम जीरो रेटेड इंपोर्ट्स कैसे प्रमोट करेंगे? दिस इज क्वाइट लॉजिकल. ओके, सो दिस वुड बी इनकरेक्ट एंड आंसर वुड बी A1 and 2. अनदर कॉन्सेप्ट ई वे बिल और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल. देखिए, ई वे बिल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कोई प्रोडक्ट सपोज अगेन JNK से मूव कर रहा है, लेट से हरियाणा में, तो ये बताएगा कि कहाँ से मूव कर रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको भेजा है, कहाँ पे इसको जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, सामान क्या है बीच में. सो ये बेसिकली जो इंटर बॉर्डर जो ट्रांसफर है प्रोडक्ट्स की, उनके लिए होता है. ठीक है, एंड इट इज मैंडेटरी अंडर GST लॉ. और मोर देन 50,000 वैल्यू को अगर आप प्रोडक्ट ले जा रहे हैं तो आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा. ये भी सही है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड्स that are worth more than 50,000. और अल्टीमेटली इट विल चेक टैक्स इवेजन, क्योंकि आपको एक डॉक्यूमेंट होगा, वो जो प्रोडक्ट होगा वो ब्लैक मार्केट का पार्ट नहीं होगा, उसका जो पैसा आएगा दैट वुड बी टैक्स्ड, उसके ऊपर GST लगेगा. ठीक है, सो आंसर इज डी. अगला क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन स्कीम इन GST. ओके, देखिए पहली बात तो ये कि ये ऑप्शनल स्कीम है और इसका पर्पस ये है कि सिंप्लीफाई करना पूरे टैक्स प्रोसेस को. सो छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, MSMEs जो हैं, छोटी दुकानें जो हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टैक्स करने के लिए दो तरीके हैं. या तो आप उस पर GST प्रॉपर जो टैक्स सकते हैं वो दीजिए, या फिर उस पर आप एक लमसम अमाउंट जो डिसाइड होगा वो आप दीजिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बिजनेस की जो टर्नओवर है दैट इज मोर देन 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, तो ऑब्जेक्टिव तो उसके कारण 1% आप फ्लैट रेट पे दे सकते हैं. ठीक है, टर्नओवर पे. या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रॉफिट पे 6% लेट से स्लैब है तो उस पे दीजिए. तो जो भी किसी एक छोटे दुकानदार को प्रेफरेबल होगा वो देगा. इस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट पे टैक्सिंग की बात ही नहीं कर रहे, आप एक लमसम अमाउंट दे रहे हैं. ओके, सो देखिए, पहला है कि इट्स एग्जेम्प्ट्स स्मॉल टैक्स पेयर्स फ्रॉम पेमेंट. एग्जेम्प्ट नहीं करता, उनको देना पड़ता है. एक लमसम अमाउंट होता है वो दे देते हैं, 1% हो सकता है ऑफ देयर टर्नओवर. ठीक है, या फिर उनकी मर्जी है, अगर वो GST देना चाहे नॉर्मल तो वो नॉर्मल रेट में भी दे सकते हैं. इट अलाउज स्मॉल बिजनेसेस टू पे देयर टैक्स एट अ फिक्स रेट. यस, दिस इज करो. इट रिड्यूसेस द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस. ये भी सही है. देखिए, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको काम करना आसान रहे. स्मॉल बिजनेस के बाद इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो टैक्स मैटर्स को स्लैब वाइज देख सके. IGST, CGST वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. ओके, सो इसीलिए ये पूरा मैकेनिज्म लाया गया है सो दैट उनके लिए इजी हो ये चीज करना. सो आंसर हेयर वुड बी डी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच एन एजेंसी डील्स विद द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग GST प्रॉफिटियरिंग. सो पहले नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी करती थी, अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करती है. प्रॉफिटियरिंग का मतलब ये हुआ कि इलीगल तरीके से लॉ को बाईपास करके वो जो बेनिफिट्स हैं वो कंज्यूमर को पास ना किए जाएं, ऐसी प्रैक्टिसेस करना और उससे नाजायज फायदा उठाना, नाजायज प्रॉफिट बनाना, विच अल्टीमेटली हैम्पर्स कंज्यूमर एंड लार्जर नेशनल इकोनॉमी. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग GST काउंसिल. सो एक काउंसिल बनाया गया था जिसमें स्टेट्स और सेंटर्स के मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो डिसाइड करती हैं कि डिफरेंट टैक्स स्लैब्स क्या होंगी, डिफरेंट रेट्स क्या होंगे. और उस काउंसिल को बनाया गया था, इट इज नोन एज GST काउंसिल. ओके, it will be binding on center and state for tax rate changes or framing of rules under CGST, IGST. This is correct. ठीक है, जो ये डिसीजन ली जाएंगी क्योंकि हर एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे है, वोटिंग होती है, 3/4 ऑफ द मेंबर्स हैव टू एग्री टू एनी डिसीजन. तो अगर वो एग्री हो गया तो फिर आपको उसको मानना पड़ेगा. इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन प्राइमरी लेजिस्लेशन लाइक अमेंडमेंट्स इन CGST, SGST. बट अगर ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये प्राइमरी लेजिस्लेशन को, यानी कि जो एक्ट है GST का, उसमें अगर चेंजेस लाती हैं तो वो बाइंडिंग नहीं होगा स्टेट्स के लिए. ये फैक्ट है, आपको याद रखने की जरूरत है, ज्यादा बीच में जाने की जरूरत नहीं है. आई डोंट थिंक दे लास्ट दिस क्वेश्चन, सो सी वुड बी करेक्ट. एक और टर्म आ गई, क्राउडिंग आउट इन इकोनॉमी. क्राउडिंग आउट का अगर मैं मोटा मोटा आपको मतलब समझाऊं तो ये वो सिनेरियो है जब प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनको मार्केट से पैसा नहीं मिलता.
गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खरीदती है, ज्यादा पैसा बोरो करती है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बचता नहीं है पैसा। और बैंक्स या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस लेंड करते हैं, दे प्रेफर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट से वापस आने की सर्टेनिटी ज्यादा है, गवर्नमेंट के डिफॉल्ट के चांसेस कम रहते हैं। ओके, सो क्राउडिंग आउट का मतलब यही है कि प्राइवेट सेक्टर को पैसा नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी स्पेंडिंग बढ़ रही है। ऑल राइट, लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। इंक्रीज पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग रिप्लेसेस प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग, हाँ, तभी क्राउडिंग आउट होगा। गवर्नमेंट डेफिसिट्स स्पेंडिंग थ्रू बोरोड मनी लीड्स टू हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Government spending uses up financial resources that would otherwise be used by private firm. This is also correct. Government providing a service or good that would otherwise be a business opportunity for private sector. Basically, private sector के लिए जगह नहीं बचना, be it in financial sector या फिर market में, क्योंकि गवर्नमेंट वो चीज प्रोड्यूस कर रही है। ओके, क्राउडिंग इन एक और स्टेटमेंट है, इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट इस तरह से स्पेंड करती है, इन सेक्टर्स में स्पेंड करती है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए वहां पे स्कोप बढ़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की स्कीम चला रही है, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट खर्च रही है इस तरह से कि प्राइवेट सेक्टर उस सेक्टर में आके इन्वेस्ट और करे। ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्राउडिंग। या फिर गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट रेट्स गिराती गिराती है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्ट करना लुक्रेटिव हो जाता है। स्टेटमेंट देखिए, टारगेटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्ट्स एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ इन द शॉर्ट रन, दिस इज करेक्ट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कॉम्प्लीमेंट्स द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग सब्सटीट्यूट्स द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नहीं, ये गलत है, ये क्राउडिंग आउट का फिनोमिना है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बूस्ट्स डिमांड फॉर गुड विच इन टर्न इंक्रीजिंग प्राइवेट डिमांड। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, जिसके कारण लोगों के पास पैसा आएगा और लोग मार्केट से खरीदेंगे, सो दैट वुड बी अ फॉर्म ऑफ क्राउडिंग इन। ओके, सो आंसर हियर वुड बी सी। देखिए, ये क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग डेट, ये आपके होमवर्क है, एक बार कीजिएगा इसको, अगर नहीं समझ आए तो देन विल सी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देखिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को अगर मैं बेसिकली समझाऊं, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल किसी भी चीज का है, उस पे जो टैक्स है अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, दैट वुड बी नोन एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और ये इसका नुकसान क्या होता है, देखिए, रॉ मटेरियल हमेशा जो है सस्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आटा खरीदते हैं, तो आटे के लिए जो रॉ मटेरियल होगा दैट वुड बी वीट, वो लेट से 10 रुपए किलो है, और आटा बिक रहा है 80 रुपए का। ठीक है, तो आटे पे जो टैक्स होगा दैट वुड बी ऑन रुपीज 10, लेट से 10%, तो 1 रुपया मिलेगा। और यहाँ पे जो टैक्स होगा लेट से 70 रुपए के हिसाब से 7 रुपए आपको टैक्स मिलेंगे, और यहाँ पे रेट जो है वो 5% है, तो यहाँ पे जो 7 रुपए मिलने चाहिए थे उसकी जगह पे 3.5 रुपए आपको मिलेंगे। तो आप फाइनली जो अपना टैक्स रेवेन्यू है उसको कम कर रहे हैं, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट्स देखते हैं, इट इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल टैक्स स्लैब्स इन आवर जीएसटी स्ट्रक्चर, ये सही है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग स्लैब्स बनते हैं। सो हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो कि आपको जो रॉ मटेरियल है उस पर 5% टैक्स देना पड़े, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर 18% टैक्स देना पड़े। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड आंसर वुड बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आधार की बेनिफिट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी, या बेनिफिट्स की ट्रांसफर के लिए आधार का स्टेटमेंट्स हैं। द मनी कैन बी ड्रॉन ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से भी पैसा हम निकाल सकते हैं। सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकलेगा। सेकेंडली, स्टेट्स कैन ऑल्सो यूज आधार टू ट्रांसफर बेनिफिट्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, ये सही है, स्टेट्स भी आधार डेटा को आधार एज अ मार्कर ऑफ योर आइडेंटिटी यूज कर सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक आधार मैंडेटरी फॉर ऑथेंटिकेशन टू प्रोवाइड एनी सब्सिडी, जी हाँ, ये भी सही है, बट अगर किसी के पास आधार नहीं है तो आपको डिनाई नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है जो कह रहा है कि आप आधार को कंपलसरी कीजिए, बट अगर किसी बंदे के पास आधार नहीं है उस बेसिस पे आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, टेक्निकलिटी ज्यादा, चांसेस कम है इस पे क्वेश्चन पूछने के लिए, आंसर वुड बी डी। व्हेन अ पोर्शन ऑफ पब्लिक डेट फॉल्स, refinancing of debt is done by
ओके, रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट के बारे में हमने याद कीजिए, हमने पढ़ा है। सो रीफाइनेंसिंग बेसिकली ये होता है कि अगर सपोज मैं लोन ले रहा हूँ 10 लाख का और आई एम अनएबल टू पे ईएमआई या लोन को रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं दूसरे बैंक से भी 10 लाख का लोन ले लेता हूँ टू फाइनेंस, टू रीफाइनेंस दिस पर्टिकुलर लोन। दिस इज नोन एज रीफाइनेंसिंग। और रीफाइनेंसिंग में जब पब्लिक डेट को रीफाइनेंस करना होता है तो सरकार यही करती है कि एक लोन को डेट फाइनेंस करने के लिए दूसरा लोन लेती है, जो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। ठीक है, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो भी 18-19% के हिसाब से है, यानी कि हम इतना परसेंट डेट लेते हैं अपनी जीडीपी का। और काफी डेट हमारा रिफाइनेंस करने के लिए ही होता है, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी होता है। ओके, सो आंसर हियर वुड बी ए, सेलिंग न्यू बॉन्ड्स यूजिंग प्रोसीड्स टू पे ऑफ होल्डर ऑफ। अब इसको जो फाइनेंस करने का एक और तरीका होता है कि देखिए, बॉन्ड जो है या प्रोसीड्स टू पे ऑफ होल्डर्स ऑफ मेच्योरिटी बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जो हैं दे आर आल्सो काइंड ऑफ ए लोन दैट वी गेट। हम बॉन्ड्स के अगेंस्ट लोन लेते हैं, बॉन्ड हमारी मॉर्गेज है और उसके लिए वो खरीद के लोग हमें लोन देते हैं। सो हम इन बॉन्ड्स के जो पे करने के लिए हम नए बॉन्ड निकाल के बोले कि अच्छा आप इससे पैसे दीजिए, हम पुराने वालों को पे कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज रीफाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक डेट। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये हमने किया है। सो ये दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइस। एक और कॉन्सेप्ट आ गया, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। देखिए, कंसोलिडेटेड थिंकिंग सिंकिंग फंड जो है वो स्टेट जो है वो आरबीआई के साथ में रखती हैं, विच एक्ट्स लाइक अ कोलेटरल। तो वो इंश्योर्ड रहे, ताकि अगर फ्यूचर लायबिलिटी स्टेट को पे कर रही है टू सर्टन एजेंसी या फिर गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो उस फंड को यूज करके उसको पे कर सके। ठीक है, सो फंड इज मेंटेन्ड बाय आरबीआई, दिस इज करेक्ट। द फंड बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द फंड इज यूज्ड एज बफर फॉर रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर हियर वुड बी डी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन एक्ट्स एज अ टैक्स इन द इकोनॉमी। कौन सा टैक्स है ये? होमवर्क जी, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हमने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। माइंड इट, बहुत बड़ा पोर्शन है हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, और काफी रेवेन्यू हमारा यहाँ से आता है। पहली बात तो ये जो 25% का टैक्स जो है दैट इज अप्लाइड ओनली ऑन डोमेस्टिक कंपनी। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। और डोमेस्टिक कंपनी से हमारा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडियन ओन्ड कंपनी है, फॉरेन कंपनी में आके अगर हमारे डोमेस्टिक लॉज फॉलो कर रही है यहाँ पे आके, दे हैव मेड अ डिक्लेरेशन, तो वो भी एज अ डोमेस्टिक कंपनी ही ट्रीट की जाएंगी। इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ द कंपनीज आर नॉट अवेलिंग वेरियस टैक्स एग्जेम्पशंस। जी हाँ, ये भी सही है। गवर्नमेंट जो है वो काफी सारे टैक्स इंसेंटिव्स देती है इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, रिबेट्स देती है टैक्स में, सो एज टू मेक द बिजनेस प्रोसेस मोर ल्यूक्रेटिव। तो अब उसके कारण ये नहीं होना चाहिए कि हमारे टैक्स रेट्स बहुत ऊपर चले जाएं या बहुत नीचे चले जाएं। इसीलिए उन्हीं कंपनीज पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगता है जो टैक्स बेनिफिट्स नहीं उठाती। Above rate is including cess and surcharge. This is also correct, and answer would be D. Equalization levy. Consider the following statements regarding equalization levy. देखिए, इक्वलाइजेशन को लेवी को गूगल टैक्स भी कहा जाता है। ये वो टैक्सेस हैं जो एक कंपनी पे लगते हैं जिसका बेस जो है, हेडक्वार्टर्स जो है, वो लेट से यूएस में है या यूरोप में है, बट उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में भी आके बिक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट ही है, अगर फेसबुक है इट इज बेस्ड इन यूएस, बट उनके बिजनेसेस इंडिया में आके भी चल रहे हैं। पहले ये होता था कि वो टैक्सेस अपने शो करते थे यूएस में जाके, और उसके कारण कई बार उनको टैक्सेस कम देने पड़ते थे, क्योंकि वेस्ट में जनरली टैक्सेस आर ऑन द लोअर साइड। ठीक है, सो इससे हमें नुकसान होता था। सो अभी इसी इसको काउंटर करने के लिए हमने इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोसेस लाया, इक्वलाइजेशन का इजाद किया, जिससे जो डिजिटल सर्विसेज है, ई कॉमर्स फर्म्स है, उनके जो बिजनेसेस यहाँ पे हो रहे हैं उनको भी हम टैक्स कर पा रहे हैं। सो स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, हाँ, इनकम जितनी जनरेट हो रही है उसी पे टैक्स हो रहा है। सेकेंड, इट इज इम्पोज्ड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, दिस इज, सो इट इज नॉट लेवीड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बट ऑन रेवेन्यू, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है तो ये रेवेन्यू के ऊपर होगा। इट इज एप्लीकेबल ऑन एनआरआई एंटिटीज, दिस इज इनकरेक्ट। एनआरआई एंटिटीज के ऊपर ये नहीं लगता। आंसर इज सी। अगला सवाल अगर हम देखें, इट इज रिगार्डिंग ग्लोबल मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स।
ओके, सो अगेन इसका पर्पस भी यही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना प्रॉफिट अर्न कहीं करती हैं और उसको शो कहीं और करती हैं। ठीक है, वो अर्न प्रॉफिट करेंगी इंडिया में और उसको शो करेंगी थ्रू देयर सब्सिडरीज इन कंट्रीज लाइक लेट्स से मॉरिशियस, जहाँ पे टैक्स रेट, या फिर स्विट्जरलैंड जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है। सो दे एंड अप गेनिंग एट आर एक्सपेंस, हमारे कारण हम हमें जो रेवेन्यू नहीं मिलता और वो अपना प्रॉफिट बढ़ा लेती है। ठीक है, सो इसीलिए प्रोपोजिशन है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए और मिनिमम टैक्स इतना कंपनीज को देना ही पड़ेगा इन एनी कंट्री। ठीक है, सो इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल सॉल्यूशन में सर ने दिया है कि अगर एक कंपनी है, लेट्स से वो यूएस में काम करती है जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स है 20%, और वो अपना जो रेवेन्यू है वो शिफ्ट करती है अपनी एक सब्सिडरी शेल कंपनी में मॉरिशस में है जहां पे रेवेन्यू 5%। ठीक है, सो ये जो 15% का लॉस है ना यूएस को हो रहा है यहाँ पे, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स अगर सपोज 10% है तो वो 15% का लॉस 10% हो जाएगा, क्योंकि यूएस को वो 10% कलेक्ट करने की छूट होगी। दे विल बी लीगली एंटाइटल टू कलेक्ट द टैक्स। ठीक है, सो अगर स्टेटमेंट में देखें तो कंट्रीज विल नॉट बी अलाउड टू कीप द टैक्स रेट बिलो जीएमटी। A country can keep the tax rate below GMT, but the foreign firms operating in that country will have to pay taxes to the level of. A country can keep the tax rate below GMT, but the foreign firms operating in that country can be asked to pay the difference of GMT and the country's tax rate to their home country. This is correct. Okay. So we'll continue our discussion. Thank you.